हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो कुछ लोग एक बार जुड़ जाए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम विजन की मंथली मैगजीन के अंतर्गत इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो विजन की मंथली मैगजीन जून को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत इकोनॉमी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। और इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी उसको पढ़ेंगे, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे इसमें। और इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से देखें। इकोनॉमी के अंतर्गत आपको देखना होगा, आज हमारा टॉपिक होगा भारत का कौशल परिदृश्य, यानी कि भारत का स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ है, उसको इसमें देखा जाएगा। और उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई है, क्या क्या चैलेंजेज है और किन किन एरियाज में काम हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और स्किल डेवलपमेंट आपके GS3 के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों ये GS3 के लिए तो है ही है आपके लिए, इसके अलावा प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्पेशली स्टेट PCS एंड UPSC में। उस हिसाब से हम इसको करते हुए जाएंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो भारत में स्किल का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, उसको इसमें दिखाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, भारत इस समय जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में युवा जनसंख्या की बात करें, जो एक तरह से हम कह सकते हैं श्रमिक के रूप में काम कर सकती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है भारत, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जनसंख्या के लाभांश की स्थिति में है भारत। भारत जनसंख्या के लाभांश की स्थिति में, क्योंकि यहाँ युवा बहुत ज़्यादा है और इस जनसंख्या के लाभांश का फायदा उठाने हेतु हमें स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट होगा तो लेबर होगा तो वो मुख्य रूप से रोजगार अच्छे से प्राप्त करेगा और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा स्किल इंडिया प्रोजेक्ट भी चलाया गया था सरकार के द्वारा। तो आज ही में देखते हैं कि हाल फिलहाल में ये हाईलाइटेड क्यों है। तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने लगभग 1 लाख कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को स्किल करने के लिए एक योजना शुरू की गई है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करेंगे शहरी क्षेत्रों में उनको स्किल किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग उनको कुशल, अर्धकुशल, अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर दी जाएगी। और इसलिए इस योजना का नाम दिया गया, उन्होंने निर्माण श्रमिक के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय पहल, यानी इसे बोलते हैं निपुण। तो एक क्वेश्चन आपसे प्री में यह आ सकता है कि निपुण क्या है। तो निपुण एक योजना है जो शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, जिसके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य करते हैं, उनके लेबर को स्किल किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन है, उनके लेबर को स्किल किया जाएगा, उनके लेबर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए सरकार के द्वारा निपुण प्रोजेक्ट को चलाया गया है। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको देखें। अगला है कि इस निपुण प्रोजेक्ट की ही आगे बात कर रहा है कि निपुण प्रोजेक्ट दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन का एक पहल है। दोस्तों, एक दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत ये शहरी क्षेत्रों में भी चली और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये योजना दिख रही है आपको, इसका ये था कि लोगों को स्किल डेवलप करके उनको रोजगार योग्य बनाए, ताकि
उनकी गरीबी दूर हो सके। तो लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उनको स्किल करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए इस योजना का चलाया गया था। उसी योजना का ये पार्ट है निपुण योजना। तो निपुण योजना इसी दीनदयाल अंत्योदय योजना का पार्ट है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर बात करें 3 लेवल पर ट्रेनिंग की बात की गई है। 3 भागों में दिया जाएगा, इसका क्रियान्वयन 3 भागों में किया जाएगा। एक तो जो निर्माण स्थलों पर, एक तो पूर्व शिक्षण मान्यता के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व शिक्षण मान्यता का मतलब है कि जो व्यक्ति यह काम करने आएगा या लेबर का काम करेगा, उसने पहले क्या ट्रेनिंग ली, क्या स्टेटस है उसका, उसके आधार पर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम तो उसमें इस आधार पर किया जाएगा। दूसरा, इसके अंतर्गत कुछ नए नल साज जैसे प्लम्बिंग का काम ही है या इंफ्रा को डेवलप करने वाले के लिए एक नए कौशल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहला काम है कि पहले क्या सीख के आया, दूसरा उसको क्या दिया जाएगा, और तीसरा फिर जैसे ही ट्रेंड किया जाएगा तो उसको इंटरनेशनल प्लेसमेंट, चाहे वो उद्योग, बिल्डर और ठेकेदार, इन तीनों के लिए उसको लिस्टेड कर दिया जाएगा ताकि उसको रोजगार मिल जाए। तो पहले क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, पहले उस व्यक्ति को पहचान की जाएगी, फिर उसको थोड़ा ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसको उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा ताकि उसको रोजगार मिल जाए। तो इसलिए निपुण योजना कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्रों में बेचारे जो कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से उनको रोजगार मिल सके। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि जो बेचारे नए नए कोई सीखने के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निपुण योजना का है। इसका जो पाठ्यक्रम होगा, स्किल एंड ट्रेनिंग देने के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, तो उस सिलेबस को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। उसी के मानक, उसी के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है, ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और योग्यता आधारित एक फ्रेमवर्क है जो व्यक्तियों को सक्षम करने के लिए क्या करता है, व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर पर सक्षम बनाता है। तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो स्किल देता है, जिसका पैरामीटर है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी इस निपुण योजना में भागीदार रहेगा। यह मुख्य रूप से ट्रेनिंग देगा, निगरानी रखेगा और उम्मीदवारों को ट्रैकिंग करेगा। ट्रैकिंग का मतलब है कि कोई उम्मीदवार का वर्तमान लेवल क्या है, क्या वो अंडर ट्रेनिंग है, क्या वो अंडर रजिस्ट्रेशन है, क्या उसको रोजगार मिल गया, ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएगी। दो चीज ध्यान रखना, ये एक एक चीज देखो, NSQF ये क्या है, ये हमने आपको यहां बता दिया। इसके अलावा NSDC यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद भी इसमें सहयोग करेगा। तो राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद क्या है, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसके तहत 2022 तक 15 करोड़ भारतीय युवाओं को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के ट्रेंड किया जाएगा, स्किल दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी निपुण योजना में अपना सहयोग देगा। निपुण योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग देगा, उनकी ट्रैकिंग करेगा, किस किस को ट्रेनिंग मिल चुकी है, किस किस का स्टेटस क्या है। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग होंगे, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कौशल बीमा प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो अंडर ट्रेनिंग होंगे उनको इंश्योरेंस, स्किल इंश्योरेंस दिया जाएगा। स्किल इंश्योरेंस का मतलब है कि 2 लाख रुपए तक के 3 साल के दुर्घटना बीमा, आवश्यक डिजिटल कौशल जैसे केस लेन देन, भीम ऐप, ऐसे चीजों पर भी उनको ट्रेंड किया जाएगा। देखो आपको पता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, और अंडर कंस्ट्रक्शन अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट घटित हो गई तो उसके लिए इसमें पहले से ही एक इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है ताकि उसको उस दुर्घटना बीमा प्राप्त हो जाए। तो अगर निपुण योजना की बात करें तो इससे होलिस्टिकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये निपुण योजना है क्या और इसमें कौन कौन क्या क्या काम करेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि निपुण योजना है ये दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय योजना का भाग है। दूसरी बात, इसमें NSQF यानी कि राष्ट्रीय कौशल जो योग्यता फ्रेमवर्क है वो भी इसमें भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है वो भी इसमें भूमिका निभा रहा है, और इनका अपना अपना रोल है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम काम करेगा कि ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी निगरानी, उम्मीदवारों को ट्रैकिंग करेगा, इसके काम करेगा ये। और इसके अलावा इसमें एक कौशल विकास बीमा प्रदान भी किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था निपुण योजना के बारे में, ठीक है ना। तो निपुण योजना के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट एक लाइन में आ जाए, डायरेक्टली हो सकता है कई स्टेटमेंट आपको प्री में देते और पूछ सकते हैं कि विच इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्किल डेवलपमेंट की बात आती है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट इनका स्टेटस क्या है। सबसे पहले दोस्तों कि आपको पूछा जाएगा स्किल क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी क्षेत्र विशेष में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके उसमें एक क्षमता को डेवलप करना ताकि वो बेहतर तरीके से क्षेत्र में काम कर सके। तो इसलिए स्किल डेवलप की जाती है, स्किल को डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है उस क्षेत्र में। जैसे अगर कोई मान ले कोई व्यक्ति
टीचिंग का काम करना चाहता है तो उसको टीचिंग के एरिया में ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस जानना चाहता है तो कंप्यूटर साइंस में उसको ट्रेनिंग किया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि वो कंस्ट्रक्शन के रूप में काम करे तो उसको कंस्ट्रक्शन वाली विधि, इंजीनियरिंग वाली टेक्नोलॉजी सारी उसको ट्रेंड किया जाएगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, इसलिए उसमें स्किल डेवलप की जाएगी। और जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति स्किल और सक्षम होगा उसका रोजगार भी उसको अच्छा मिलेगा और उसकी रोजगार में जो सैलरी मिलेगी वो भी उसको अच्छी मिलेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम भारत की बात करें स्किल को लेकर के, भारत की सबसे पहले तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो भारत का कौशल परिदृश्य देखो, भारत में 54% आबादी, आपको पता है कि 25 एज, भारत की जो आबादी है 54% आबादी ऐसी जिसकी एज 25 ईयर से कम है। आप ये चीज़ ध्यान रख लें कि 25 ईयर से कम है। और इसलिए भारत में अगर हम बात करें तो श्रम बल की 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जनसांख्यिकीय लाभांश है। अब आप पूछते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति क्या होती है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश को अगर मैं बताऊं आपको, जनसांख्यिकीय लाभांश का मतलब है युवा आबादी या श्रमिक ज्यादा हो किस पे, निर्भर आबादी पे। निर्भर एक तो होता है वो है कि वह जनसंख्या जो निर्भर है, जैसे युवा, जैसे निर्भर जनसंख्या कौन सी होगी, जैसे निर्भर जनसंख्या वृद्धजन और बच्चे, ये हो गए कौन सी, डिपेंडेंस, एक जन पॉपुलेशन। अगर किसी इकोनॉमी में, किसी देश में डिपेंडेंस पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो है युवा, जो जनसंख्यिकीय घाटे की स्थिति होती है। और यदि किसी देश की, किसी कंट्री में यदि युवा आबादी या लेबर जो श्रमिक है वो ज्यादा है बजाय डिपेंडेंस लोगों के, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि युवा ज्यादा है बुजुर्गों के और बच्चों के, इसलिए हम जनसंख्यिकीय लाभांश की स्थिति में, यानी काम करने वाले हाथ हमारे यहाँ ज्यादा है। तो जब हमारे यहाँ जनसंख्यिकीय लाभांश की स्थिति है और भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भारत को कौशल विकास होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास लोग हैं और आपको उस लोगों का यूज भी करना है तो उन लोगों को ट्रेंड करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की एक रिपोर्ट ने बोला है कि भारत में अप स्किलिंग के माध्यम से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अतिरिक्त रोजगार क्षमता कर सकता है भारत। अप स्किलिंग मतलब लोगों को ट्रेंड करके भारत बड़ी मात्रा में रोजगार जनरेशन कर सकता है। ये बात WEF ने बोली है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, तो रोजगार की उस समस्या को दूर करना है तो लोगों को ट्रेंड करो, लोगों को स्किल करो, ठीक है। स्किल का मतलब है लोग उस क्षेत्र, जैसे आजकल आपने देखा हो बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं लेकिन वो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसी वजह से वो क्या है, उस क्षेत्र में, जैसे किसी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो मतलब यह है उसको कंप्यूटर साइंस के बारे में अच्छे से आना चाहिए, वो कंप्यूटर की डिजाइन करना या किसी सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उसको अपग्रेड करना, उसको चेंज, जो भी चीज़ है वो हमको आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हम क्या हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन लर्निंग और उसके प्रति हमारी स्किल डेवलपमेंट होती नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट आउटपुट आधारित नहीं है। तो भारत में इसके तहत सरकार ने नीति संबंधित कौशल विकास पहलों, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास है, उसको चलाया गया, जिसके अंतर्गत सरकार 5,000 करोड़ रुपए तक खर्च करती है लोगों को ट्रेन करने के लिए। भारत में यदि कौशल प्रशिक्षण की स्थिति देखें तो देखो सबसे बड़ी बात है कि भारत की केवल 5% जो श्रम बल है, औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाला श्रम बल है, वो 5% ही स्किल है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि औपचारिक क्षेत्र में अगर 100 आदमी काम कर रहे हैं तो 5 ही ट्रेंड है। और औपचारिक क्षेत्र का मतलब है कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई सरकार नौकरी कर रहा है, तो स्किल केवल 5% है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जबकि अमेरिका में 52% और जापान में 80% और दक्षिणी कोरिया में 96% लोग स्किल है। ये भारत की सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा, अगर हम बात करें वर्तमान कौशल है अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रही, यानी कि जो हमने ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई थी उसने भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। 2015 से अब तक लगभग 1.42 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ है और प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना में अब तक उसके 3 चरण आ चुके हैं। तो 3 चरणों में जो नौकरी, भाई हमने एक तो लोगों को ट्रेंड करना और उनको नौकरी तक काबिल बनाना, इस मामले में अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। दूसरी बात, शिक्षित लोगों को रोजगार क्षमता अभी भी कम है। हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनमें स्किल नहीं है, किस क्षेत्र विशेष के प्रति काम करने की नहीं है। इसलिए इसके मतलब यह कि इंडिया स्किल रिपोर्ट में बोला है कि भारत में अगर 100 आदमी अच्छे शिक्षित हैं और उसमें से 45 लोग हैं उनको ही स्किल पता है, वही ट्रेंड है, वही काम करने के योग्य है। तो इस आधार पर भारत की स्थिति खराब है। ये डेटा आपको याद रखना है दोस्तों, किसके लिए, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए।
मेंस में यदि आपको आंसर राइटिंग करनी है और भारत का स्किल ट्रेनिंग स्टेटस बताना है कि भारत का स्किल ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, तो सबसे बड़ी कमी है कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में स्किल नहीं है। सेकंड ये है कि भारत में जो प्रधानमंत्री ये स्किल डेवलपमेंट योजना चलाई गई थी, ये ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाई। थर्ड है कि अभी भी हम रोजगार प्राप्त करने के सक्षम नहीं है। इसके अलावा भारत में यह है कि नौकरियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। अर्थात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने दर्शाता है कि स्वरोजगार और कृषि क्षेत्र में कार्यबल की वृद्धि हुई है जहां वेतन का अभाव है। ये बताया कि नौकरी की गुणवत्ता यानी कि लोगों को नौकरियां हैं वो उच्च स्तरीय नहीं मिली। और उच्च स्तरीय क्यों नहीं मिली? क्योंकि उच्च स्तरीय स्किल नहीं है उनके पास। और उच्च स्तरीय स्किल नहीं है, इसका मतलब है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं किया। और देखो कि भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने बोला है कि भारत में लोगों को रोजगार तो बढ़ा है, लेकिन किस में बढ़ा है? कृषि क्षेत्र में। और कृषि क्षेत्र में कितना स्किल चाहिए? यानी कि कृषि क्षेत्र तो लोअर स्किल वाला काम हो जाता है। स्वरोजगार, लोगों ने अपने छोटे मोटे स्टार्टअप डेवलप किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे और कहने को हो गए स्वरोजगार। जैसा कि आपने बहुत पहले सुना होगा कि पकौड़ा बनाने वाले को भी रोजगार मिल रहा है, तो पकौड़ा बनाने वाला किस स्किल में है? कोई स्किल नहीं है उसकी। तो ये बात की समस्या है कि हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए। ठीक है, अब बेसिकली थोड़ा सा हम स्किल के बारे में देख लेते हैं कि भारत में स्किल डेवलपमेंट चल कैसे रहा है। तो अगर भारत के स्किल डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ा फैक्ट आपको यहां से पता होना चाहिए। देखो, भारत में कौशल विकास पर एक नजर कि भारत में कौशल विकास किस तरीके चल रहा है, क्या क्या स्टेटस है। तो देखो, भारत में कौन कौन सी संस्था इसके क्षेत्र में काम करे जो कौशल विकास को बढ़ावा दे। तो एक तो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एक भारत में अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जो भारत में इस लेवल पर काम करेगी, जो भारत में कौशल विकास के लिए काम करेगी। इसके द्वारा एक तो आपको पता है कि प्रशिक्षण महान डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ये बनाया गया है ताकि लोगों को ट्रेन किया जाए। एक राष्ट्रीय विकास कौशल एजेंसी जो मैंने अभी आपको बता दी कि पीपीपी, ये एक कौशल एजेंसी जो वो क्या करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करती है। एक राष्ट्रीय कौशल विकास विभाग और क्षेत्रीय कौशल विभाग परिषद, यानी कि इतनी संस्थाएं हमने बना दी, इतना काम किया हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी, एक अलग से डायरेक्टरेट बना दिया, एक अलग से एजेंसी, एक अलग से निगम, इतनी सारी चीजें बनाई है ताकि स्किल क्षेत्र में अलग से सेटअप किया जाए। दूसरा, अगर बात करें नीति, तो भारत सरकार द्वारा स्किल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमता नीति 2015 का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना और ऐसे मानक तैयार करना ताकि लोगों को उच्च कौशल मिले और भारत एक इनोवेशन कल्चर के रूप में डेवलप हो जाए। यानी कि लोगों को ट्रेंड करने के लिए हाई लेवल के स्टैंडर्ड डिसाइड करो ताकि लोग उस लेवल की शिक्षा प्राप्त करेंगे, उस लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और लोगों के मन में न्यू इनोवेशन आइडिया आएंगे और भारत नवाचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए 2015 में ये नीति लाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने क्या प्रयास किए? योजना, सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई थी, आपको पता है, जिसके अंतर्गत सरकार का टारगेट था कि भाई स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री युवा योजना चलाई गई थी। और इसके अलावा औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल स्ट्राइप आपने सुना होगा। स्ट्राइप का मतलब ये योजना चलाई गई थी कि लोगों को इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको ट्रेंड किया जाए। जैसे किसी इंडस्ट्री को किस प्रकार के लेबर की जरूरत है, उस लेवल पर उनको क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए। तो इस प्रकार की योजना हमारे यहाँ चलाई गई थी, किसके लिए? कौशल विकास के लिए। दोस्तों, ये पॉइंट याद रखने कि सरकार ने भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, तो आपको ये पॉइंट लिखने, वहां आपके पास ये फैक्ट होने चाहिए। सेकंड है, इसके अलावा सरकार ने आजीविका संवर्धन करने के लिए संकल्प योजना चलाई। देखो, आपने दो योजना सुनी होंगी, स्ट्रैप और संकल्प। ये दोनों स्किल ट्रेनिंग के लिए योजना चलाई गई थी। स्ट्रैप का टारगेट यह था कि इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए। संकल्प का टारगेट यह था कि लोगों को इतना स्किल करो कि अपने लेवल पर रोजगार जनरेट कर सके, अपने लेवल पर कोई काम कर सके, इसलिए चलाई गई थी। इसके अलावा आपको पता है प्रशिक्षण कार्यक्रम या स्किल इंडिया पोर्टल डेवलप किया गया था। इतने सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए किए गए थे। तो क्वेश्चन आता है मेंस में कि स्किल डेवलपमेंट भारत की जरूरत क्यों, भारत को स्किल डेवलपमेंट क्यों करना है, फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, और फिर स्किल डेवलपमेंट में हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, और स्किल डेवलपमेंट के समक्ष आने वाली चुनौतियां क्या है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि आखिरकार जब इतने प्रयास किए हमने, इतनी योजनाएं चलाई, इतनी नीति अपनाई, फिर भी हम सक्सेस क्यों नहीं रहे, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो क्यों सक्सेस नहीं रहे, उसको देखते हैं। सबसे पहले एक कारण था प्रशासनिक समस्या। प्रशासनिक समस्या का कारण यह है कि देखो दोस्तों, कि आपको पता है कि भारत में 20 से अधिक विभागों ने कौशल विकास कार्यक्रम चला रखा है। एग्रीकल्चर का अपना स्किल ट्रेनिंग अलग है,
एनवायरमेंटली अलग चला रही है ना। अगर कोई अलग मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग, रेल मिनिस्ट्री का अलग है, रेलवे मिनिस्ट्री का अलग है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का अलग है, हर मिनिस्ट्री अपने अकॉर्डिंग स्किल प्रोग्राम चला रही है। और अलग अलग स्किल प्रोग्राम चलाने की वजह से उसमें क्या है कि लाइजिंग नहीं है, और लाइजिंग कम्युनिकेशन उनमें समन्वय नहीं है, और इसकी वजह से उनका क्या है कि कोई ढांचा ऐसा नहीं है कि किसको ट्रेंड कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे, कोई पता नहीं लग रहा। एक कमी तो हमारी है। दूसरा, मूल्यांकन। जैसे आपको किसको कई बार बोलता है कि ये आदमी ट्रेंड है, तो ट्रेंड के लिए कोई तो मानक होगा। अब हर मिनिस्टर, हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मानक है। अगर कोई व्यक्ति उस मानक में 4 अंक प्राप्त कर रहा है तो वहां 6 भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, वहां भी 3 भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो मानक है कि भाई किसे स्किल माना जाएगा, वो हर लेवल पर अलग अलग है। तो हम किसे स्किल माना जाएगा, ये कमी है। तो इसलिए बोला गया कि एक से अधिक मूल्यांकन, कि किसी को अगर हमें एवोल्यूशन करना है कि वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है, स्किल है या नहीं है, तो वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड नहीं है। अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग विभाग अपने हिसाब से किसी को स्किल मानता है, किसी को नहीं मानता। दूसरा, हमारे यहाँ स्किलर जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो कम है, ठीक है। और तीसरा, कौशल प्रक्रिया में शिक्षा शास्त्र दोनों को दो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट करने और एजुकेशन, इन दोनों का इंडस्ट्रियों से डायरेक्ट लिंक नहीं है। जैसे यूरोप के देशों में क्या होता है कि ये कोई कंपनी है, ठीक है ना, मान लें कंपनी वस्त्र बनाने की कंपनी, मैं इतने से एग्जांपल देता हूँ, वस्त्र बनाने की। तो ये कंपनी क्या करेगी, कोई कॉलेज है उससे क्या करेगी, लाइजिंग करेगी डायरेक्ट, और लाइजिंग करने के बाद इस कॉलेज से बोलेगी मुझे वस्त्र सिलाई के लिए या वस्त्र बनाने के लिए मुझे लेबर चाहिए। तो ये कॉलेज फिर अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंटों को उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देगी तो लोग उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, यानी कि वस्त्र बनाना सीखेंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको तुरंत रोजगार मिल जाएगा। इस तरीके से लाइजिंग होती है। हमारे यहाँ आप IIT में या IIM में पढ़ रहे हो, आपका किसी इंडस्ट्री से या किसी कंपनी से कोई लाइजिंग नहीं है। वो कंपनी आएगी 4th ईयर में जाके, उससे पहले कंपनी कभी आपकी क्लास में नहीं आएगी, आपको कुछ बताएगी नहीं कि किस तरह की ट्रेनिंग हमें चाहिए, हमें कैसे लेबर चाहिए, कौन व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी काम यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन दोनों में लाइजिंग नहीं है। ये है हमारे यहाँ कमी। प्रशासन संस्थात्मक कमी काम करे तो देखो, कौशल विकास को लेकर के लोगों की धारणा उचित नहीं है। अभी भी लोग कौशल विकास को ज़्यादा सफल नहीं मानते, अभी भी लोग सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को, अब कोई किसी की दुकान पे काम कर रहा है, कोई फेरी लगा रहा है ना, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनको लेबर ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते, उनकी पहुंच ही नहीं है। तो ये बड़ी मात्रा भारत में है, इसलिए भारत में ये नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में जो भी एम्प्लॉयर है, एक कमी है कि भारत में संकीर्ण और अप्रचलित कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम के कारण नियोक्ता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध के बीच में कोई तालमेल नहीं होना। यानी कि हमारे यहाँ नियोक्ता है जो रोजगार देता है, वह कौशल कार्यक्रम के बीच में कोई समन्वय नहीं है, इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्या होता है कि पहली बार कोई बेचारा ट्रेनिंग करने जाएगा, काम सीखने जाएगा, काम तो सीख लेगा, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिलेगा। तो फिर अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो आगे से और आदमी सोचेंगे यार इतना इसने इस व्यक्ति ने इतनी ट्रेनिंग ली, इसके बावजूद भी इसको रोजगार नहीं मिला, तो हमारा लेने से क्या फायदा। तो ऐसी स्थिति है। दूसरी बात, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट नहीं दिया जा रहा, ये एक समस्या है। तीसरा, कम रोजगार सृजन। इस पर आपको पता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व वाले सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में आधुनिक गुणवत्तापूर्ण रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा। इसलिए लोगों को क्या हो रहा है कि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग ट्रेनिंग भी नहीं लेंगे, इसलिए भारत में कमी है इसकी स्किल डेवलपमेंट के बीच में। अगला क्वेश्चन ये है कि अनौपचारिकरण का दुष्चक्र, कि भाई अनौपचारिकरण यानी इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कैसे एक दुष्चक्र है, किसके लिए, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है तो देखो अपर्याप्त कुशल कार्य बल, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कोई फेरी की दुकान पे है, कोई परचूनी की दुकान पे काम कर रहा है, कोई किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति स्किल नहीं है। अब वो व्यक्ति दोबारा स्किल लेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी इतनी सक्षम, क्योंकि नए कौशल सीखने के लिए। दूसरी बात, वो व्यक्ति एनकरेज भी नहीं होगा कि नया कौशल सीखा जाए, नहीं सीखा जाए। और जब वो व्यक्ति नया कौशल सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा तो कभी नया कौशल सीख नहीं पाएगा, और जब तक वो व्यक्ति नया कौशल नहीं सीखेगा तब तक वो व्यक्ति को नया रोजगार नहीं मिलेगा, और जब तक व्यक्ति को नया रोजगार नहीं मिलेगा वो उसी इनफॉर्मल सेक्टर में फंसा रहेगा। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है जहां
कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम कर रहा है जिसका कोई रजिस्टर्ड डेटा सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोई परचूनी की दुकान पे काम कर रहा है, कोई सिलाई के कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर है। कोई टैक्सी चला रहा है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, स्किल नहीं मिलेगी, तो वो व्यक्ति उसी में फंसा रहेगा। इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर एक सबसे बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार भारत में कौशल विकास को कैसे आगे बढ़ाएं। तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि कौशल को वर्तमान मांग के अनुरूप प्राप्त किया जाए, यानी कि जिस तरह की कंपनी उद्योग को मांग है उसी आधार पर उनको स्किल डेवलप की जाए। एक तो हमें ऐसा सिलेबस बनाओ जिसको जिस तरह के लोगों को डिमांड है उस तरीके से ही उसका वो डेवलप किया जाए। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें काम करना है आपको कि एकीकृत करना चाहिए। कौशल विकास की नीतियां हैं उनको एकीकृत करना चाहिए। एकीकृत कैसे कि श्रम बाजार, एक तो श्रम बाजार हो, सामाजिक सुरक्षा की नीतियां हो, औद्योगिक निवेश, ये सारे इन सभी चीज़ों को कि भाई किसी कंपनी को क्या चाहिए, किसी कंपनी को किस प्रकार का ट्रेनर चाहिए, किसी कंपनी को किस प्रकार का लेबर चाहिए, उस कंपनी को क्या व्यापार क्या करती है, उसमें कितना निवेश है, ये सारी पॉलिसी एक जगह बने तो लोगों को उसी आधार पर ट्रेनिंग दी जाए, तब ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग ऐसी दो ताकि लोगों को रोजगार मिले, और इसके लिए मुख्य रूप से हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे जो ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट है और जहां लेबर की जरूरत है, इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा नियोक्ता और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच में निरंतर संचार होना चाहिए। जो ट्रेनर है वो कंपनी या जो जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा उनसे लाइजिंग करें कि भाई आपको किस तरीके का आदमी चाहिए, हम उसी आधार पर उसको ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह का हमारा काम चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, तभी उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर कंपनी अपना, जैसे CSR क्या होता है, हर कंपनी को एक निश्चित लाभ का एक अनुपात उनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ता है, अर्थात वो लोगों की सामाजिक सेवा के लिए देते हैं। तो सामाजिक सेवा सबसे बड़ी होगी कि अपने लेबर को स्किल कर दें, उसके लिए पैसा खर्च कर दें। और स्किल की सबसे बड़ी बात है कि श्रम बाजार सूचना प्रणाली को मजबूती से स्थापित किया जाए ताकि लोगों को श्रम की, जो बाजार में किस प्रकार का श्रम की जरूरत है, उसी आधार पर उसको ट्रेंड किया जा सके। और ऐसा ट्रेंड करो कि ताकि लोग सेल्फ लेबर पर काम कर सके। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको स्किल डेवलपमेंट का कुछ अच्छा करना है तो आपको हर लेवल पर काम करना पड़ेगा, नीतिगत लेवल पर, योजनागत लेवल पर और प्रशिक्षण लेवल पर। ठीक है, तो इन लेवल पर आप काम करोगे तो अच्छे से करेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको आएगा, नॉर्मली मेंस का क्वेश्चन आएगा और प्री का क्वेश्चन बनेगा निपुण योजना क्या है। ठीक है ना, तो वो चीज आपको याद रखनी है। प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका निपुण योजना से लेकर के, और मेंस का क्वेश्चन बनेगा आपका, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और मेंस का क्वेश्चन बनेगा भारत में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के स्थिति पूछी जाएगी, किस तरीके से हुए, किस तरीके से क्या क्या कमी है और क्या क्या चुनौती है। ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आता है गिग वर्कर्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में गिग वर्कर्स की स्थिति कैसी है, क्या क्या है, तो इनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये पढ़ना है गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम गिग वर्कर्स की बात करते हैं तो गिग वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो मुख्य रूप से ये सीमित टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात, ये ओवर्स के आधार पर काम करते हैं और किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनसे डायरेक्ट लिंक होता है, और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं गिग वर्कर्स। यानी कि गिग इकोनॉमी भी ऐसी इकोनॉमी जिसके अंतर्गत, गिग इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, एक संबंध, मतलब एक अनुबंध होता है लोगों के बीच में, जिसके माध्यम से
भुगतान किसी तीसरी कंपनी या पक्ष को किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब गिग वर्कर का मतलब है कि किसी, आपने सुना होगा कि किसी टीचर 2 घंटे किसी कोचिंग में पढ़ाने जा रहा है, तो वहाँ 2 घंटे ही पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया, गिग वर्कर हो गया। आप ओला उबेर चला रहे हो, जिस टाइम आपने ओला का ऐप चालू किया है उस टाइम आपको रोजगार मिल गया, जिस टाइम ओला का ऐप बंद किया आप रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, गिग वर्कर है। तो गिग वर्कर यानी कि जो एक फिक्स टाइम के लिए अपनी इच्छा से अपने स्किल के आधार पर रोजगार लेते हैं और निश्चित समय तक रोजगार करके उसको छोड़ देते हैं, परमानेंटली नहीं होते, वो होती है गिग वर्कर। तो अब हम थोड़ा देखते हैं गिग वर्कर से बात बता दी। तो भारत में हाल ही में एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने ये संभावना व्यक्त की है। करंट में क्यों है ये, तो एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने ये संभावना व्यक्त की है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत गिग वर्कर की संख्या लगभग $23 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अर्थात इस रिपोर्ट को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक शीर्षक से जारी किया गया। एक तो थोड़ा इस रिपोर्ट का नाम याद रखना दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ये रिपोर्ट किसने जारी की, नीति आयोग ने जारी की, और सब्जेक्ट क्या है, गिग वर्कर्स। और गिग वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो टेम्परेरी लेवल पर अनुबंध आधारित निश्चित समावधि के लिए काम करते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। और वो इकोनॉमी जिसमें गिग वर्कर्सों की संख्या ज्यादा हो और काम, जो भी काम होता है, जो भी ज्यादातर वहां रोजगार होता है वो गिग वर्कर के आधार पर होता है, तो वो कहलाती है गिग इकोनॉमी। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी, दूसरा गिग वर्कर्स और वर्तमान भारत में क्या इसका महत्व है। देखो, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2000, आपको पता है कि ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, जो लेबर कोड, 4 लेबर कोड बनाए गए थे उसमें से एक कोड है। इसके अनुसार गिग वर्कर्स एक ऐसा व्यक्ति हो जो नियोक्ता कर्मचारी संबंधी पारस्परिक व्यवस्था से बाहर हो या कार्य व्यवस्था से भाग लेता हो और ऐसी किसी गतिविधियों से आय अर्जित करता हो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के क्या है कि गिग वर्कर्स वह होता है ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्टली किसी, जो पारंपरिक व्यवस्था है कि आप किसी कंपनी में जाओ, रोजगार प्राप्त करो, वहां से काम करो, इसमें ऐसा नहीं है। आप गए, आपने उससे बोला भाई मेरे में ये ट्रेनिंग है, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, 2 घंटे के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आपने 2 घंटे काम किया, सर्विस प्रोवाइड की, खत्म आपका रोजगार, तो वो है गिग वर्कर्स। इसमें की भी 2 श्रेणियां हैं, गिग वर्कर्स की भी 2 श्रेणियां होती है। एक श्रेणी है प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स और एक है नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म तो क्या होते हैं, ऐसे वर्कर जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, जैसे उबेर, जैसे जोमैटो, कोई गिग वर्कर जोमैटो ऐप से जुड़ा होता है, जैसे जोमैटो पे कोई उसका ऑर्डर आएगा वो उसको तुरंत सप्लाई करने चला जाएगा, ठीक है उसको, तो वो है गिग वर्कर्स जो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं, जैसे ओला, उबेर, जोमैटो, ये स्विगी वाले, ये सब इसमें आएंगे गिग वर्कर्स में। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स ये पारंपरिक क्षेत्र में सहायक तौर पर अस्थायी वेतन करने वाले, जैसे पार्ट टाइम जॉब, जो पार्ट टाइम जॉब वाले होते हैं वो इसमें आएंगे, जो किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े, किसी कंपनी में गए 2 घंटे पढ़ा, जैसे कंपनी में गए 2 घंटे काम कर लिया, किसी टीचिंग में गए 2 घंटे पढ़ा लिया, ये होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। ठीक है, लगभग आधे बिलियन श्रमिक के साथ भारत में मतलब भारत में गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा है। और आज आप देख सकते हो कि वर्तमान में गिग वर्कर्स ज्यादा है। क्यों बढ़ रहा है ज्यादा, क्योंकि देखो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा शहरीकरण होगा, लोग रोज इसके लोगों में अस्थायी समय के लिए काम करने ज्यादा करेंगे। आजकल लोग नहीं चाहेंगे कि मैं 8 घंटे काम करूं, लोग चाहेंगे 2 घंटे काम किया, सैलरी ली, पैसे कमाए। और सॉरी, शहरों में क्या होता है, जैसे किसी को बढ़िया अच्छे से काम आता है, तो किस क्षेत्र में ट्रेंड है, जाएगा 2 घंटे काम करेगा, 2 घंटे का जो पैसा मिलेगा उसको ले रखा जेब में और घूमने जाएगा, एंजॉय करेगा। इसलिए जहां भी शहरीकरण होगा वहां गिग वर्कर्स बढ़ेगा। इसके अलावा इंटरनेट, ऑब्वियसली इंटरनेट रहेगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन, आपको बताओ कि लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो क्या लोग स्विगी, उबेर इन पे काम कर पाते, नहीं कर पाते। इसके अलावा स्टार्टअप संस्कृति और फ्रीलांसिंग मतलब कि लोग चाहते हैं यार हम किसी के बंद किनारे अस्थायी रहें। इसलिए भारत में वर्तमान में गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और गिग इकोनॉमी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके अंतर्गत नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष निकाले। एक तो यह कि निष्कर्ष क्या है, कार्यबल की संख्या 2020-21 में, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए जब भी आपको गिग इकोनॉमी को लेकर के आंसर देना हो, इसलिए हम इन फैक्टों को थोड़ा निकल रहे हैं, उनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। वर्ष 2020-21 में गिग इकोनॉमी में संलग्न कार्यबल की संख्या 77 लाख रही थी। इतने लोग गिग इकोनॉमी में शामिल थे और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत में लगभग
2.35 करोड़ तक लोग पहुंच जाएंगे, यानी कि कार्यबल की संख्या इसमें विस्तार हो। कितना विस्तार होगा? 77 लाख से 2.35 करोड़। ठीक है, ये बात एक। फिर कार्य का प्लेटफॉर्माइजेशन, यानी कि ऑब्वियसली गिग वर्कर को उच्च रोजगार लोचशीलता की बढ़ती मांग को दर्शाते हुए साथ ही नॉन गिग वर्कर के गिग वर्क में प्लेटफॉर्म, इसका मतलब है कि जो अभी तक गिग वर्क ये कहना चाह रहा है कि गिग वर्क है वो अभी कम है और लोग भी उससे जुड़ेंगे। जैसे वर्तमान में 75% से अधिक कंपनियों में गिग कार्यबल की संख्या 10% से कम है। अर्थात अभी ये कंपनियां हैं, कोई कंपनियां अभी गिग जो वर्कर्स हैं उनको कम ले रही है, भविष्य में वो बहुत ज्यादा लेगी। ठीक है ना, ये बात इसमें एक तो रही। दूसरा इसने बोला है कि गिग वर्किंग है या गिग इकोनॉमी है, ये उच्च संभावना वाले उद्योग है, जैसे निर्माण, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन कोई गया 1-2 घंटे के लिए किसी का व्हीकल चलाया, पैसे लिए चले गए। विनिर्माण क्षेत्र, किसी में कोई काम कर रहा है, तो ये क्षेत्र है जिनमें गिग वर्कर्स बढ़ेगा। गिग कार्यबल का कौशल स्तर, मध्यम कौशल वाली नौकरियों में गिग वर्कर्स की हिस्सेदारी 47% है, उच्च कौशल में 25% है और कम कौशल में 31%। अर्थात हर लेवल के गिग वर्कर्स है वो हाई लेवल के होंगे, हाई स्किल होंगे, सेमी स्किल होंगे, लो स्किल होंगे। तो हर एरिया में उनकी भूमिका बढ़ रही है। कौशल का ध्रुवीकरण, यानी कि वर्तमान प्रवृत्ति मध्यम कौशल के श्रमिकों की संख्या में गिरावट हो रही है। यानी कह रहा है कि देखो इसमें यह बात है, जिसको मध्यम कौशल है उसकी संख्या में घट रही है, या तो उच्च कौशल वाली संख्या बढ़ रही है क्योंकि लोगों को आजकल हाई स्किल लेबर चाहिए, तो इसलिए गिग वर्कर जो हाई ट्रेनर है वो मिलेगा, ताकि वहां से अच्छी स्किल है उसके पास तो उसको रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो ये एक स्टेटस बताया गया कि भारत में गिग इकोनॉमी का क्या स्टेटस होगा, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है गिग इकोनॉमी या गिग अर्थव्यवस्था के लाभ क्या है। क्या कोई इकोनॉमी जिसमें गिग वर्कर्स हो तो वो लाभ, उसके लिए लाभ है, सही है, कैसे? तो देखो एक तो सबसे पहले उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा, सस्ती और वस्तु सेवाएं उपलब्ध होंगी। देखो गिग वर्कर्स आते हैं, एक तो कोई कंपनी अपने लोगों को 8 घंटे रोजगार देगी तो ज़्यादा उनको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। कोई गिग वर्कर्स के रूप में काम करवाएगी, उसको 2 घंटे काम करवाएगी, वो अच्छे से काम करके चला जाएगा तो उसको सैलरी तुलनात्मक रूप से उसको कम देनी पड़ेगी। जब कंपनी अपनी सैलरी कम देगी तो ऑब्वियसली उपभोक्ता वस्तुओं को भी उसकी लागत कम आएगी तो कम बेचेगी, मतलब सस्ती बेचेगी। दूसरा, मांग विशेष के अनुकूल सेवाएं उत्पादकों के माध्यम से व्यापक सुविधा मिल जाएगी। गिग वर्कर्स में क्या होता है कि जिस उपभोक्ताओं की मांग क्या है उसी प्रकार का आदमी लगा देंगे, उपभोक्ताओं की मांग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, इसलिए गिग इकोनॉमी ज्यादा है। गिग इकोनॉमी में ये देखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा स्विगी, उबेर, या मतलब मैं बोलूँ इसमें जोमैटो, इसमें उपभोक्ता क्या डिमांड करता है, कोई चाहता है कि उससे घर के अंदर सप्लाई की जाए तो हम घर के अंदर सप्लाई करवा देते हैं, कोई चाहता है कि उसको डोर पे, मतलब उसको जहाँ जो कंटेंट जो फूड चाहिए, तो जिस आधार पर उपभोक्ता की मांग होती है उसी आधार पर उसको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इसलिए उपभोक्ताओं के अनुरूप हो जाती है सेवाएं। दूसरा है जो काम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो रोज श्रमिक है, उनके लिए क्या फायदेमंद है, तो उनके लिए फायदेमंद है कि दूर से काम करने के अवसर के साथ साथ काम के घंटे को लेकर, देखो पहले यह था कि बेचारों को रोजगार प्राप्ति करने के लिए शहरों में जाना पड़ता था, शहरों में 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर देना पड़ता, और उसके अलावा उसको 8 घंटे भी काम करना पड़ता। अब ये कि अपना उबेर पे और मोबाइल एप्लीकेशन ऑन किया, आसपास घूम रहा है, कोई मिल गई सवारी, बैठाया उस पर व्हीकल पे और उसको अपने स्थान पर छोड़ दिया गया, रोजगार मिल गया। ऐसे जोमैटो का है, ऐप ऑन किया, जोमैटो आया, आसपास का एरिया है अपने आसपास का, तो उसको पिक करेगा ऑर्डर को और सप्लाई कर देगा। तो यानी कि काम करने वाले लोग हैं उनको अब फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, वो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्रीलांसर के तौर पर 2 या 2 से अधिक कंपनियों में काम कर सकते हैं। अब ये है, पहले तो आप ये था कि एक्स नाम की कंपनी में काम कर रहे हो तो 8 घंटे वहीं बैठे रहो, अब यह है कि 2 घंटे इस कंपनी में काम किया, 2 घंटे इस कंपनी में काम किया, 2 घंटे इस कंपनी में काम किया। अब कोई व्यक्ति उबेर की भी गाड़ी चला रहा है, ओला की भी गाड़ी चला रहा है, क्योंकि एक मोबाइल में 2 ऐप डाउनलोड कर रखे, तो इसलिए उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा अब वो अपने अच्छा से अपना कैरियर चूज कर सकता है, मजबूरी नहीं है। मन कर रहा है तो स्विगी में चल जाएगा, मन कर रहा है जोमैटो में चला जाएगा, मन कर रहा है उसका तो उबेर चला लेगा, या मन कर रहा है तो किसी को टीचिंग क्लास दे देगा ऑनलाइन। तो इस प्रकार से उसकी गिग इकोनॉमी में उसको ज्यादा लाभ होगा। अगर मैं बात करूं कारोबार की, देखो ये तो उपभोक्ता को क्या लाभ हो रहा है, ये काम करने वाले को क्या लाभ हो रहा है, और ये कंपनियों को क्या लाभ होगा। तो कंपनियों की लागत कम आएगी, क्योंकि कंपनी को पहले 8 घंटे सैलरी देनी पड़ती थी, अब व्यक्ति को 2 घंटे बुलाया, आराम से सप्लाई। ठीक है। दूसरा, मांग के आधार पर तेजी से कंपनियों को जैसी डिमांड होगी मार्केट में उसी आधार पर
अपनी योग्यताओं को डेवलप करेगी। जैसे अगर कंपनी को अच्छा पहले से ये था कि एक लेबर उसने लगा लिया, अब वो लेबर उसी के वहां लगा रहेगा। अब क्या हो, पहले ये था कि भाई कोई लेबर लगा दिया, अब वो स्किल है या नहीं है, वो वही काम करता रहेगा। अब क्या है कि 2 घंटे के लिए लगा है, पसंद नहीं है तो दूसरे घंटे हम किसी अलग को लेके आ जाएंगे। तो इसलिए कंपनियों के पास भी विकल्प हो गए। इसके अलावा अधिक रचनात्मक और नवाचार कार्यस्थल पर व्यापक विविधता, यानी कि अब कंपनी में कोई भी कंपनी उसमें अलग अलग लेबर के अलग अलग स्किल वाले लोगों को लगा सकती है, तो अलग अलग तरह का रोजगार वहां पर प्रोवाइड हो जाता है। तो इसलिए कंपनी के पास विकल्प हो जाते हैं। इसलिए गिग इकोनॉमी काफी हद तक सफल भी रही है और काफी हद तक इसके मतलब कह सकते हैं काफी हद तक ये इकोनॉमी कारोबार के लिए, कंपनी के लिए और उपभोक्ता के लिए काफी हद तक सही रही है गिग इकोनॉमी। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां वो भी देख लेते हैं। कि गिग वर्कर्स के समक्ष क्या चुनौती है, जो ये काम करते हैं उनके समक्ष क्या चुनौती है, तो वो देख लेते हैं। थोड़ा बेसिक सा देख रहे हैं, ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, आसाम से आप देख लोगे कि उनके समक्ष चुनौतियाँ क्या है। थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि प्री में मेंस में फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए। तो पहली चुनौती यह है कि नौकरी की सुरक्षा का अभाव है। देखो, अनियमित वेतन होता है, अनियमित रोजगार होता है। जैसे ओला उबेर में कोई काम कर रहा है, किसी दिन 2 सवारी मिल गई उसको, 4 सवारी मिल गई, 4 लोग यात्री 4 लोग मिल गए उसको, तो उसको अच्छा रोजगार मिल जाएगा। किसी दिन हो सकता है उसको एक भी ना मिले। तो इसमें बहुत सारा डिलीवरी बॉय है, किसी दिन हो सकता है उसको कई चीज मिल जाए, किसी दिन ना मिले। तो ये टेम्परेरी लेवल पर होता है। तो इसलिए इनकी आय, इनकी अनिश्चितता होती है और इसके साथ साथ इनको सैलरी भी कम मिलती है और कई बार इनको डर भी रहता है कि इनको हायर एंड फायर ना कर दे जाए। एक तो ये चुनौती है, ठीक है। दूसरी चुनौती क्या है? इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच। देखो भाई, अब कोई ओला उबेर पे काम करना चाहता है तो गांव में तो काम कर नहीं सकता, उसको कहाँ आना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा, क्योंकि गांव में वो सुविधा है नहीं है। इसलिए इसकी पहुंच बहुत सीमित है। अगर कोई किसी व्यक्ति है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो वो इस रोजगार में शामिल हो नहीं सकता। इसलिए दूसरी बात, एल्गोरिथम प्रबंधन और रेटिंग के आधार पर मूल्यांकन होने का दबाव। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कोई ओला उबेर स्विगी इनका कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो आपसे बोलता होगा सर इसमें फीडबैक दो। फीडबैक के आधार पर उनको क्या किया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है। तो इसलिए बेचारा जो काम करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा फंसा रहता है, उसको अच्छी फीडबैक मिले, उसको अच्छा कोई रेटिंग दे ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको रेटिंग मान ले नहीं मिली तो हो सकता है उसको सैलरी अच्छे से नहीं मिले। तो ये इसकी एक समस्या है। जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये तो वो नॉर्मल होगी, कोई चीज़ ये अलग नहीं है। अब भारत में अगर बात करें गिग इकोनॉमी भारत में जब बढ़ रही है कि हाई प्लेटफॉर्म लेबर है वो भारत में गिग लेबर बढ़ रहे हैं, तो उनको रेगुलेटिंग करने के लिए हमने क्या क्या काम किया है, उनको मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या क्या काम किया है। तो एक तो मजदूरी संहिता 2000 बनाई गई थी, इसमें न्यूनतम वेज में भी गिग इकोनॉमी वाले गिग वर्कर को शामिल किया गया कि गिग वर्कर से उनको मिनिमम वेज तो मिलनी ही चाहिए। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा संस्था है, उसमें भी इनको शामिल किया गया है कि इनके जीवन और विकलांगता की कवर, इनके स्वास्थ्य, हेल्थ, वृद्धावस्था पर पेंशन है वो भी इनको मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है ताकि गिग वर्कर्स होते हैं वो अपना कुछ हिस्सा इसमें जमा कराएं, आवश्यकता पड़ने पर निकाल लें। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल, इसके अंतर्गत जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी काम कर रहा है वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाए और पता लग जाए कितने हमारे पास लेबर है, क्या काम कर रहे हैं, क्या उनको सामाजिक लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये सरकार ने इनको रेगुलेट करने की बात की ताकि ओला उबेर जोमेटो स्विगी मनमानी ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग ने भी कुछ सिफारिशें दी। नीति आयोग ने सिफारिश कर दी कि गिग वर्कर्स का उचित मूल्यांकन हो। पहला काम कैसे कि गिग इकोनॉमी के आधार पर गिग वर्कर की विशेषताओं का एक तो 2 चीजें, एक तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनका आकलन अलग अलग आधार पर, ठीक है, और इसके लिए अलग अलग आधार पर डेटा जारी किया जाए। दूसरा, प्लेटफॉर्माइजेशन को प्रोत्साहन, यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिया पहल के तहत जैसे स्वयं नियोजित व्यक्ति हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। एक चीज वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, फिनटेक टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाए, और प्लेटफॉर्म बिजनेस के आधार पर इतना ज्यादा याद नहीं रखना आपको, सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये एक पॉइंट याद रखना है कि महिलाओं को लैंगिक संवेदनशीलता, विकलांग लोगों को भी भागीदारी मिले, उनको भी शैक्षणिक उपलब्धता की जाए।
इसके अलावा इसमें सामाजिक कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, क्योंकि बेचारा जो भी लोग एसआई लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि जैसे ही वो काम छोड़े तो उनको पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन या इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज उनको मिल जाए, ठीक है ना। और एक सरकार का रेज फ्रेमवर्क है, इस पर फोकस किया जाए। अब रेज फ्रेमवर्क को देखने क्या है, तो रेज फ्रेमवर्क है उसको बढ़ावा दिया जाए गिग इकोनॉमी के लिए। तो रेज क्या है, RAISE। आर का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि सबसे बड़ी बात है कोई व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म वर्क की प्रकृति वो मानते थे, तो किस लेवल पे काम कर रहा है, क्या स्टेटस है, क्या उसकी प्रकृति है, उसको पहले तो आइडेंटिफिकेशन दिया जाए। दूसरा, उसको सामाजिक सुरक्षा है वो प्रोवाइड की जाए। तीसरा, योजना तैयार करते समय प्लेटफॉर्म पर के विशेष हित में रोजगार सृजन के, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, भाई कोई कंपनी कोई भी काम कर रही है, कोई भी योजना बना रही है, तो उसके जो गिग वर्कर्स हैं उनका भी ध्यान रखें और गिग वर्कर्स को सपोर्ट यानी कि उनको जागरूकता किया जाए और इंश्योर उनको लाभ पहुंचाया जाए। तो रेज के फ्रेमवर्क का मतलब कि होलिस्टिक वे में गिग वर्कर्स से उनका ध्यान रखा जाए। और चूंकि भारत में गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भारत में कहीं ना कहीं भारत को गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर ज्यादा काम करना होगा। कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक का इन्फॉर्मेशन दी। गिग वर्कर्स की क्या चुनौतियां हैं, क्या फायदे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनेंगे। इसके बाद आता है एनपीए। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इकोनॉमी का सबसे अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। हालांकि हमने इसको बैंकिंग सेक्टर में बता दिया है, लेकिन यहाँ भी एक बार आपको बता देंगे। तो एनपीए को देखते हैं। तो इसको आप में से बहुत सारे लोग एनपीए को अच्छे तरीके से जानते होंगे। आज हम एनपीए की सारी चीज़ों को देख लेंगे। एनपीए के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, एनपीए की समस्या क्या है, एनपीए क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेंगे आज। देखो, विजन की मंथली मैगजीन है, इसमें ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है ना ऊपर, ये इसमें से आपको काम काम के पॉइंट नोट डाउन करने, बाकी छोड़ देने, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो देखनी बस। और प्री की वाली में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, वही देखना, ठीक है। अब आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो सबसे पहले आपको जानना है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि एनपीए क्या है। देखो, एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब है कि बैंकों से आपने कोई ऋण लिया है और ऋण में एक लिया आपने उसका मूलधन। यदि आप किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण लिया है और उसको आप 90 दिनों के अंतर्गत, ना तो उनका मूलधन और ना ही उसका ब्याज कोई व्यक्ति नहीं चुकाता, यानी बैंक ने किसी को ऋण दिया और 90 दिन तक बैंक को उस ऋण पर ना तो कोई मूलधन प्राप्त होता है, यानी कि ना तो कोई इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ना ही किसी प्रकार का उसको प्रिंसिपल प्राप्त होता है। तो 90 दिन तक अगर उसको बैंक को कोई पैसा नहीं मिले उससे, तो उस पैसे को, बैंक के उस लोन को हम नॉन एनपीए मान लेते हैं कि बैंक के द्वारा दिया गया लोन जिसमें 90 डेज तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो उसका क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो एनपीए हो गया। एनपीए के बाद अगर कोई परिसंपत्ति, सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, मान ले बैंक ने एनपीए हो गया 90 दिन का, और एनपीए के बाद भी अगर 12 महीने तक अगर के उसका लोन या उसका हम कह सकते हैं उसका ना तो इंटरेस्ट है लोन चुकाया जाए, कोई व्यक्ति इसको जैसे लेके गया, तो अगर एक तो हो गया एनपीए, ये 90 डेज तक आपको कुछ बैंक को कुछ नहीं मिलता, उसके बाद इसके 12 महीने तक भी बैंक को कुछ नहीं मिलता, तो हो गई सब स्टैंडर्ड असेट। इसके 12 महीने बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता तो हो गई डाउटफुल असेट, कि अब लगता है कि बैंक की वो असेट मिलेगी नहीं। क्योंकि दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, असेट शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, बैंक जो हमको लोन देते हैं वो बैंक की असेट होती है, ध्यान रखना। और जो बैंक में हम जाके जमा करते हैं वो बैंक के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। क्योंकि जो हम, जैसे मैंने बैंक में जाके जमा किया तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को मुझे देना ही होगा। और बैंक से अगर मैं लोन ले रहा हूं तो बैंक के लिए असेट है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट सहित बैंक को पेमेंट करूंगा। तो बैंक की वो है असेट, यदि उसमें 90 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का ना तो इंटरेस्ट दे ना मूलधन दे, तो वो एनपीए कहलाएगी। और 90 दिन के बाद 1 साल तक भी बैंक को अगर कुछ नहीं मिले उस असेट पे, तो वो असेट सब स्टैंडर्ड असेट कहलाएगी। और इसके बावजूद भी अगर 1 साल तक अगर कुछ नहीं मिले तो डाउटफुल असेट कहलाएगी। और इसके बावजूद भी बैंक को कुछ नहीं मिले तो वो बैंक की लॉस असेट कहलाएगी। ऐसे बैंक मान लेगा कि अब उसको मिलने वाला है नहीं है, अब उसको बैंक क्या करेगा, अब राइट ऑफ करने की बात करेगा, उसको अपने खाते से हटा देगा। यह है एनपीए की श्रेणी।
यानी कि पहला यह है कि 90 दिन तक मिल गया तो एनपीए में नहीं आएगा, लेकिन 90 दिन तक नहीं मिला तो एनपीए, प्लस इसके 1 साल तक नहीं मिला तो सब स्टैंडर्ड असेट हो जाएगी, फिर इसके भी 1 साल नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी, डाउटफुल असेट हो जाएगी, फिर इसके भी 1 साल इसके बाद अगर नहीं मिलता है, डाउटफुल असेट के बाद भी अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता तो क्या बताता है, लॉस असेट कहलाती है। और अगर कोई बैंक, आपको पता है दोस्तों बैंक है, उनका बिजनेस ये है जमा को लेना और लोन देना। अब हमसे मैं बैंक में जमा कराने गया, तो मैं बैंक में जमा करवाने गया, बैंक मुझे वो जमा कभी भी दे देता है, मैं अब जमा किया 1 घंटे बाद निकाल लूंगा, लेकिन बैंक ने अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया है तो एक निश्चित समय अवधि के बाद ही प्राप्त होगा, और वो व्यक्ति भी अगर उसका लोन लेके भाग जाए तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा और बैंक डूब जाए। तो एनपीए बैंकों की गैर निष्पादन ये नॉन परफॉर्मिंग असेट होती है, क्योंकि वो असेट जो बैंक के कोई काम की नहीं आती उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में जानकारी दी जाती है। अगर किसी बैंक के पास मान लो एनपीए ज्यादा है, तो इसका मतलब बैंक की अब क्षमता नहीं बची इतनी ज्यादा, क्योंकि उसके पास जो पैसा चला था, जो पैसा उसके पास था वो तो उसका नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो अब बैंक ज्यादा लोगों को लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक लोन देता है कि एक्स आदमी ने जमा किया, वाई को लोन दिया, वाई ने जमा किया, जेड को लोन दिया, लेकिन इसी दौरान मान लो एक्स ने जमा किया वाई को और वाई ने मान लो वो लेके भाग गया विजय मल्ल्या की तरह, तो फिर बैंक जेड आदमी को लोन कैसे देगा। इसलिए बैंकों की एनपीए अगर बढ़ रहा है तो बैंकों की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि बैंक लोन देने में सक्षम नहीं रहेंगे, और जब बैंक लोन नहीं देगा तो बैंक का बिजनेस चलेगा कैसे, और जब बैंक किसी को लोन नहीं देगा तो फिर इकोनॉमी में लोगों को पैसा मिलेगा कैसे, फिर लोग निवेश कैसे करेंगे। इसलिए ये एक मेजर समस्या है एनपीए की। अब एनपीए को हम आगे देखते हैं। तो ये एनपीए वाला मुद्दा बहुत पहले चल रहा था, और पहले हम इसको देखेंगे तो पहले काफ़ी दिन पहले ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी, लेकिन बाद में इनको काफ़ी चीज़ों को आगे लिया गया था और अब ये हाईलाइटेड हो चुकी थी बाकी। देखो मार्च 2022 में जो शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक मैंने आपको बता रखा है 1934 की जो शेड्यूल बैंकिंग एक्ट है उसकी शेड्यूल 2 में जो बैंक शामिल है वो शेड्यूल बैंकों की श्रेणी में आते हैं। तो शेड्यूल बैंकों के एनपीए में व्यापक गिरावट आई, अर्थात ये घटकर 6 साल के निचले पायदान पर पहुंच गया, अर्थात एनपीए में। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक होता है ग्रॉस एनपीए और एक होता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब वही टोटल, और नेट का मतलब है कि जिसमें से लगता है कुछ आ सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो वो नेट में आ जाएगा। तो मुख्य कुल मिलाकर के है कि अच्छी खबर है कि बैंकों का एनपीए कम हुआ है, क्योंकि बैंकों का एनपीए कम हुआ है अर्थात उनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट कम हुई है, अर्थात उनकी परफॉर्मिंग असेट बढ़ी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्च 2022 में बैंकों, ये स्टेटमेंट याद रखना कि कई बार हमारे मन में कुछ यूपीएससी क्वेश्चन डाल देती है स्टेट विशेष कि बैंकों की एनपीए असेट घटी है, तो हमारे मन में डाउट आता है नहीं घटी तो नहीं होगी, बड़ी होगी, इसलिए हम उसको गलत कर देते हैं। इसलिए हम याद रखो कि बिल्कुल घटी है, ठीक है। एनपीए के बारे में बता दिया, जो मैं आपको पूरा समझा है ना, ये पूरा कहानी यही आपके बारे में यहाँ लिखी हुई है पूरी, ठीक है ना। ये अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों की परिसंपत्तियों में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए अगर बात करें हम कि जो शेड्यूल बैंक है उनकी परिसंपत्तियों में गुणवत्तापूर्ण मतलब है कि जो असेट है वो उनकी यूटिलाइज हो रही हो, उसके बारे में से पूछा गया है। उसके लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं वो देखते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सभी बैंक स्पेशल रेशियो में गिरावट आई, बैंक के समूह के स्पेशल रेशियो है उसमें गिरावट आई। अब इसको हम देखेंगे स्पेशल रेशियो क्या है। इस अवधि के दौरान मानक अग्रिम हिस्सेदारी के रूप में एनपीए की हुई बढ़ोतरी के मापन हेतु स्पेशल रेशियो का प्रयोग किया गया। अब देखो स्पेशल रेशियो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए क्वेश्चन बन जाता है आपका कि स्पेशल रेशियो क्या है। तो स्पेशल रेशियो गुड लोन के बैड लोन होने की दर है, गुड लोन के बैड होने की दर है, यानी कि कोई लोन एक होता है गुड लोन और एक होता है बैड। गुड का मतलब जो टाइम टू टाइम दोबारा से कोई व्यक्ति लोन लिया, टाइम से टाइम उसको पे कर रहा है, और बैड लोन एक बार दे दे दोबारा मिलने की संभावना आसानी से नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, गुड लोन के बैड होने की दर। स्पेशल रेशियो के कैलकुलेशन के लिए वर्तमान में एनपीए कितना बढ़ा है और वर्ष शुरुआत में स्टेटस असेट कितना था, इसके अनुपात को 100 से गुणा करके देखा जाता है। कुल मिला के ये कि स्पेशल रेशियो ये देखा जाता है कि जो गुड लोन था वो बैड में कितना कन्वर्ट हुआ है, यानी कि जो गुड लोन, यानी कोई लोन 90 दिन तक तो गुड लोन रहेगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 90 दिन तक उसको चुका रहा है तो वो गुड लोन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 90 दिन के तक उसको चुकाने में असक्षम हो जाता है तो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा
अगर मैं बात करूं गुड लोन के बैड होने की दर, अर्थात स्पेशल रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ेगा बैड लोन की दर उतनी ही बढ़ेगी, और बैड लोन जितना बढ़ेगा एनपीए उतना ही बढ़ेगा। उसकी ही बात की जा रही है कि एनपीए किसी वर्ष में कितना बढ़ रहा है, उसका स्पेशल रेशियो। यानी कि देखो ये कैसे निकालते हैं, अगर मैं बात करूं तो एनपीए कितना बढ़ा और वर्ष की शुरुआत में स्टैंडर्ड असेट कितना था। देखो एक तो होती है स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट जिसमें जिसको गुड लोन की बात बोल सकते हैं, गुड लोन, ठीक है ना। तो स्लिपेज रेशियो की बात हो रही है, स्लिपेज रेशियो, सॉरी स्लिपेज रेशियो, स्पेशल नहीं, मैं गलत पड़ गया। स्लिपेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो स्लिपेज रेशियो मुख्य रूप से गुड लोन का बैड लोन होने की दर है। यानी कि इसमें कैसे लिख लेगा, गुड लोन है ना और बैड लोन। तो देखो बैड लोन कितना है, गुड लोन कितना है, इसका अनुपात क्या होगा, स्पेशल स्पेज रेशियो कहलाएगा। और ये इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा बैड लोन बढ़ेगा उतना ही एनपीए बढ़ेगा, उतना ही स्पेज रेशियो बढ़ेगा। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। दूसरा, उधारकर्ताओं बढ़ोतरी होने के साथ ये एससीबी की साख संकेतन में कमी। ये बात बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो आपको पता है कि जितने ज़्यादा उधारकर्ता बढ़ेंगे साख संकेतन कम होगा। साख संकेतन कम होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसी बैंक से केवल विजय माल्या और नीरव मोदी आए सारा पैसा निकल गए। इससे अच्छा है कि हजारों आदमी बैंक से लोन ले ले। आपको पता है जैसे विजय माल्या 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ लेके चला गया तो 10,000 करोड़ में भारत की 1 लाख जनसंख्या को बढ़िया अच्छा खासा लोन मिल जाता। तो उधारकर्ता जितने ज़्यादा उधारकर्ता बढ़ेंगे बैंक पे उतने ही ऑब्वियसली साख संकेंद्रण कम होगा, और साख संकेंद्रण यदि कम होगा तो ऑब्वियसली बैंकों का एनपीए भी कम होगा। जैसे ये कोई बैंक है, इससे अगर एक आदमी ही 10,000 करोड़ रुपए लेकर चला जाए तो एक आदमी भाग गया तो पूरा रुपया डूब गया। इससे अच्छा है इससे 10 आदमी अगर 10,000 करोड़ रुपये लेके जाते हैं तो हो सकता है एक भाग जाए फिर भी 9 तो जमा करा हुआ ही देंगे। तो जितने ज्यादा उधारकर्ता होंगे बैंक का एनपीए बढ़ने की संभावना उतनी कम होगी, क्योंकि बैंक की अगर मैंने कहने का मतलब है अगर बैंक कुछ ही व्यक्तियों को लोन देगा तो कुछ व्यक्ति भाग गए तो बैंक का सारा रुपया किस में डूब जाएगा, एनपीए में। तो इसलिए यही कहा है उधारकर्ता। कुल मिलाकर मैं आपको यह बताने की बात कर रहा हूं कि जो बैंकों का एनपीए है वो कैसे घटा है। तो उसका एक रीजन तो यह है कि स्लीपेज रेशियो भी गिरावट है। स्लीपेज रेशियो का मतलब है कि बैड लोन है वो कम घटा है, बैड लोन है उसमें वृद्धि कम हुई है। उसके अलावा उधारकर्ताओं में वृद्धि, अगर बैंक के पहले क्या है 2-4 आदमियों को लोन देते थे, अब बहुत सारे लोगों को लोन देने लग गए। तो इससे क्या है कि ज्यादा लोगों को लोन दिया तो हो सकता है एक आदमी लेके भी भाग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दूसरा ये आपसे ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आते हैं कि यदि बैंक ज्यादा उधारकर्ताओं को लोन देगा तो एनपीए घटेगा बढ़ेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्लिपेज रेशियो क्या है, क्या स्लिपेज रेशियो बढ़ने का मतलब यह है कि एनपीए बढ़ रहा है, ये स्टेटमेंट आते हैं यूपीएससी में, और फिर आप देखेंगे कि यार इकोनॉमिक में कहाँ से आ गए। इसलिए इनको आप समझ लेना, अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं है पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। तीसरा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पूंजी पर्याप्तता अनुपात मैंने बताया था कि टीयर फर्स्ट, ये अगर आपने बेसिक में देखा होगा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मतलब है जोखिम पूंजी और कुल पूंजी। अगर जोखिम पूंजी है, जोखिम पूंजी का कुल पूंजी के साथ अनुपात, तो CRAR का मतलब होता है कि कैपिटल असेट टू रेशियो। इसमें यह है एडिक्विटी रेशियो, यानी कि अगर कोई बैंक है उसके पास जितनी ज्यादा असेट उसकी जोखिम की तुलना में ज्यादा असेट होगी वो मजबूत होगा, जोखिम असेट उसकी जितनी ज्यादा होगी वो कमजोर होगा। तो अभी पूंजी पर्याप्त अनुपात बढ़ा है अर्थात बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है, इसलिए अभी बैंकों को कहीं ना कहीं एनपीए कम हुआ है। अर्थात बैंकों के पास, ध्यान रखना, इसका पूंजी से जोखिम भारत संपत्ति का अनुपात ये मैंने बता रखा है। इसका मतलब है कि बैंकों की 3 संपत्ति होती है, आपको पता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 3 बैंकों की रिस्क की जोखिम होती है। तो कुल मिलाकर के इसमें होता है कि रिस्क की जोखिम का गैर रिस्की जोखिम के साथ अनुपात। तो अगर इसमें CRAR बढ़ता है इसका मतलब है कि उनके पास गैर रिस्की जो असेट है वो बढ़ी है। तो CRAR अच्छा होना, CRAR मजबूत होना एनपीए की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, आप में से बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक की करंट की कहाँ पर है। ये टर्मिनोलॉजी जिनको मैं यूज कर रहा हूँ अभी,
और यही क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं डेफिनेटली। इनमें से एक स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के एग्जाम में जरूर देखेगा, इसलिए इनको देखो एक बार। जैसे प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, अर्थात ये प्लस संकेत है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ रहा है तो एनपीए कम हुआ है, क्योंकि हम यहाँ उन पॉइंटों को देख रहे हैं जो बता रहे हैं कि अभी देखो पहली रिपोर्ट हमने क्या देखी है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनका एनपीए कम हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एनपीए कम होगा तो बैंकों की क्षमता सुधरेगी। दूसरा ये है कि अब एनपीए कम हुआ है तो कौन कौन से लेवल पे काम हुआ है जिससे कि एनपीए कम हुआ है। तो इसका मतलब अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो में बढ़ोतरी हुई है तो एनपीए कम हुआ है। अब प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी कि पीसीआर क्या होता है, बैंक की सकल गैर निष्पासन आस्ती मतलब असेट, बैंक की ग्रॉस एनपीए प्रोविजनिंग के अनुपात में आकलन करने में मदद करता है। यह ऋणदाता द्वारा आरक्षित निधि को इंगित करता है जिससे कर्ज में होने वाली हानि को अलग रखा जाता है। देखो अगर पीसीआर ये क्या होती है कि बैंक है, बैंकों के पास जैसे सीआरआर होती है और एक एसएलआर होती है। एसएलआर उनकी एक रिजर्व होती है जिसको बैंक अपने पास रखते हैं, देते नहीं। अगर बैंकों का एसएलआर उनकी टोटल उनके लोन की तुलना में अगर ज़्यादा है, यानी कि उन्होंने ऐसा लोन दिया जहाँ रिस्क होने की या हानि होने की संभावना कम है, तो आपका पीसीआर बढ़ेगा, क्योंकि पीसीआर आपकी रिस्क की लोन है, रिस्क की असेट है, उसके साथ अनुपात है। जितनी ज़्यादा आपकी रिस्क की असेट होगी, रिजर्व एसेट है, जैसे आपके पास रिजर्व रखा है 10 रुपये और आपने 5 रुपये का लोन दिया, तो 5 रुपये आपकी रिस्क की असेट होगी, 10 रुपये आपके पास रिजर्व है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास 50%। ठीक है, लेकिन अगर आपका 10% रिजर्व रखा है और आपकी रिस्क की एसेट हो गई 10, तो आपके पास कितना हो गया 100। तो ये कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब है जैसे 5 आपके पास 10 है, 5 रिस्क की, यहाँ हो गया 2। ठीक है, अगर आपके पास 10 है और 10 ही रिस्क की, यहाँ हो गया 1। ये हुआ पीसीआर कि रिस्क की एसेट और रिजर्व रेशियो के बीच में अनुपात है। अगर आपके पास रिजर्व रेशियो फिक्स है और रिस्क की एसेट ज्यादा है तो आपका पीसीआर घट जाएगा, और पीसीआर घटने का मतलब है कि रिस्क की एसेट ज्यादा है, अर्थात आपका एनपीए होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपसे हो सकती है, संभावना से। तो इस प्रकार से अगर पीसीआर का मतलब है कि बैंकों की टोटल एनपीए उनकी रिजर्व असेट के साथ जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं पीसीआर। और रिजर्व असेट कौन सी होती है, जो बैंकों की खुद की अपने पास होती है, जिसकी वो रिस्क नहीं लेता। तो बैंकों की रिस्की असेट जो बैंकों ने लोन दिया है, और बैंकों की रिजर्व असेट जो बैंकों ने अपने पास रखा है, इन दोनों का अनुपात को पीसीआर में माना जाता है। और पीसीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि बैंकों की रिस्क की संभावना कम है। इसके अलावा बैंकों की आय लाभ में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंकों का एनपीए है वो कम हुआ है। ठीक है, अब बैंकों के एनपीए को कम करने वाले सरकार के क्या क्या प्रयास किए थे उनको जरूर देख लेना। पहला, सरकार लेके आया था एक 4R रणनीति। अगर आपने देखा होगा 4R रणनीति मैंने आपको बताई थी। 4R रणनीति में यह था सरकार का 4R थे। 4R का मतलब रिकवरी, रिकंसिलेशन, है ना, रिकैपिटलिज्म, रिकैपिटलाइजेशन, एक होगा रिकवरी, एक रिकंसिलेशन, एक होगा रिकैपिटलिज्म। ठीक है ना, और ये हम आपको बताया जाएगा, 4R भी बताएंगे हम। ये मैंने बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाले बेसिक नोट्स है उसमें है 4R। तो 4R रणनीति में क्या किया गया सरकार के द्वारा कि पहला हो गया रिकवर, कि जो जितना वसूला जाए उतना वसूलो। दूसरा किया गया कि रिकैपिटलिज्म, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रिकैपिटलिज्म। रिकैपिटलिज्म में क्या था कि जैसे बैंक है, अब बैंक क्या करते बेचारे, इनका जो पैसा होता है वो लोन के रूप में डूब गया, अब इनके पास पैसा नहीं है। जब तक ये नया पैसा किसी को लोन नहीं देंगे तो इनकी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि बैंकों की इनकम भी लोन से मिलती है, इंटरेस्ट है। तो सरकार क्या करेगी, बैंकों को एक फंड प्रोवाइड करवा देगी, भाई ये पैसा हम देते हैं आपको, आप अपने कुछ हिस्सेदारी शेयर बॉन्ड हमें दे दो, हम आपको पैसा दे देते हैं। सरकार बैंक को पैसा दे देगी, बैंकों के पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद बैंक उसका लोन देंगे, लोन से फायदा उठाएंगे और अपने इस कवरेज को, अपनी क्षमता को सुधार लेंगे। इसलिए रिकैपिटलिज्म किया गया था। तो सरकार द्वारा 4R रणनीति के अंतर्गत रिकैपिटलिज्म पुनर्पूंजीकरण है, इसको अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत रिकवरी पे फोकस किया गया था, जिसके अंतर्गत रिकैपिटलिज्म पे फोकस किया गया था, जिसके अंतर्गत रीस्ट्रक्चरिंग, एक और है रीस्ट्रक्चरिंग।
रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है किसी को अगर कोई बैंक ने लोन दिया 10 साल के लिए 25% की ब्याज दर पर मान लेते हैं, तो बैंक बोलेगा यार इतना तू नहीं चुका रहा, छोड़, तू ऐसे कर, इस अवधि को हम 20 साल कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट को घटा करके तब 20 साल का 20% कर देते हैं। भाई किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, बैंक ने लोन दिया था उसको 10%, 25% ब्याज पे 10 वर्ष के लिए। अब वो व्यक्ति चुकाने में असक्षम है, बैंक उससे बोलेगा चलो रोको, आप ऐसे करो 10 वर्ष की बजाय इसको 20 वर्ष तक चुका देना और 20% इंटरेस्ट की बजाय अब 15% इंटरेस्ट देना। तो रीस्ट्रक्चरिंग कर दी उस लोन की। अब रीस्ट्रक्चरिंग से हो सकता है चुकाने वाला चुका दे, बोले यार 20 सालों में चुका दूंगा, तो रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था। रीस्ट्रक्चरिंग ये सारे तरीके अपनाए गए थे 4R पॉलिसी के अंतर्गत, जिससे कहीं ना कहीं बैंकों की स्थिति सुधरी। इसके अलावा क्लीन और स्मार्ट ये सिस्टम भी चलाए गए थे। क्लीन का मतलब क्या है, एक तो क्लीन क्रेडिट, एक डेटा का लाभ उठाना, एक इंश्योरिंग करना, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्लीन मतलब इतना ध्यान रखना कि क्लीन प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बैंकों के एनपीओ को सुधारा जाए। स्मार्ट है, ये भी बैंकिंग क्षेत्र में यूज हुआ है, जिसके अंतर्गत ये था कि बैंकों की स्थिति को और ज़्यादा सक्षम और रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए चलाया गया था। तो स्मार्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सरकार ने एनपीओ को दूर करने के लिए इंद्रधनुष योजना बनाई। इंद्रधनुष का मतलब है कि एनपीए में 7 लेवल पर वो काम करेगा, 7 स्ट्रक्चर पर काम करेगा। कैसे कि देखो बैंकों की जो एनपीए है उसकी स्थिति को सुधारने में इंद्रधनुष योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार क्या होता है कि बैंकों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों को कर दी जाती है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा लोन देते हैं और लोन डूब जाता है। तो इसलिए बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने इंद्रधनुष योजना भी चलाई थी, और ये इंद्रधनुष योजना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष योजना में आपको ध्यान रखना है कि 7 लेवल पर हम काम करेंगे। पहला ये था कि जवाबदेही फ्रेमवर्क, यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बैंक हैं जवाबदेही पर फोकस किया जाएगा। यानी कि बैंक हैं, पहले बैंक को क्या है कि इनकी कोई हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड या कोई मूल्यांकन नहीं होता था, तो इसमें फोकस किया कि हर बैंक का मूल्यांकन करो। कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए थे जिसके आधार पर उनको मूल्यांकन किया जाए। दूसरा, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को दबावग्रस्त संपत्ति से बचाना। दबावग्रस्त संपत्ति का मतलब है जो एनपी है उससे बचाना। तो उससे बचाने के लिए कोशिश किया गया था कि जैसे मान लें एआरसी का गठन किया जाए। एआरसी क्या होती है ये मैंने सब बेसिक में बता रखा है, बट करंट में बताता हूँ। एआरसी क्या होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। जैसे मान लो कोई बैंक है, इसने एक्स व्यक्ति को लोन दिया, एक्स कंपनी को लोन दिया, ये कंपनी को लोन दिया, तो कुछ कागज तो अपने पास रखे होंगे बैंक ने, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट रखे होंगे। तो एआरसी क्या करेगी, ये बैंक अपनी एआरसी गठित करेगा, क्योंकि और इस बैंक इसे डॉक्यूमेंट लेगा और डॉक्यूमेंट को मार्केट में बेच करके बैंक को पैसा दे देगा, वो होते एआरसी। तो एआरसी के माध्यम से बैंकों को कुछ पैसा तो मिलेगा, तो इसलिए चलाया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंकों में नियुक्ति करते टाइम बहुत ज्यादा करप्शन होता था। बैंक में सरकार अपने आदमी को नियुक्त कर देती थी और सरकार अपना पैसा निकालती रहती थी। कुछ लोग करप्शन करते थे, अपने रिश्तेदारों को पैसा देते थे, भाई भतीजा बात बहुत चला था। इसलिए बैंक में अच्छे एफिशिएंट व्यक्तियों की नियुक्ति हो, इसलिए बैंक बोर्ड है ब्यूरो का गठन किया गया था। ये इंद्रधनुष योजना का ही पार्ट था कि जो बैंकों के चेयरमैन है उनकी नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा गवर्नेंस, बैंकों में लोगों को जो अधिकारी है उनको ट्रेनिंग देना, उनको चीज़ों को सुधार करने की बात की जाती है। एम्पावर, यानी कि सरकार की ओर से बिना किसी हस्तक्षेप, एम्पावर मतलब बैंकों को स्वायत्तता दे दी। जैसे सरकारी बैंक है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों सरकार चलती है पॉलिटिकल से, सरकार चलती है राजनीति से, और बैंक चलते हैं मार्केट से। अब सरकार अगर उसमें हस्तक्षेप करेगी तो मार्केट खराब हो जाएगी। इसलिए सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की ओर से किसी भी हस्तक्षेप के बिना वाणिज्यिक हितों को ध्यान दिया जाएगा। यानी कि बैंकों को स्वायत्तता दी जाएगी कि आप मार्केट के आधार पर देखो, आपको इंटरेस्ट रेट घटानी है बढ़ानी है, अपने हिसाब से चलो। कैपिटलिज्म, जिन बैंकों की स्थिति खराब हो गई है उनको थोड़ा पैसा दिया जाए ताकि वो अपनी स्थिति सुधार सके। अपॉइंटमेंट है, अध्यक्ष और मैनेजमेंट दोनों के पदों को अलग अलग किया जाए उनमें, ताकि उनका अलग अलग तरीके से अपॉइंटमेंट हो और अच्छी तरीके से काम कर सके। तो इंद्रधनुष योजना में इसके हर लेवल पर काम किया गया था, इसलिए एनपीए में काफी हद तक सुधार आया। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान भी कई काम किए गए थे। एक आईबीसी, इंसॉल्वेंटी एंड बैंकरप्टी कोर्ट, जिसने बैंकों की फंसे हुए पैसे को बाहर निकालने के लिए बहुत सहयोग दिया था, ये भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये वो बता रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि किस तरीके से बैंकों की स्थिति को सुधार करने के लिए सरकार की पहले काम हुई थी। एक है एज नेक्स्ट सुधार, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एज नेक्स्ट सुधार के अंतर्गत 2 पहल है, एक तो एज और एक तो सामान्य पीएसबी। इसके अंतर्गत यह है कि बैंकों की स्थिति को सुधार जाएगा। ईज का मतलब वही 5 पॉइंट मैंने ऊपर बताए थे आपको।
ठीक है ना। तो एज नेक्स्ट ये हो गया सामान पीएसबी एजेंडा। इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए फोकस किया जाएगा और बैंकों की व्यावसायिक प्राथमिकता के आधार पर बैंकों को 3 विशिष्ट रणनीतिक रोड मैप तैयार किए जाएंगे कि क्या जरूरत है, क्या हिसाब से उनको काम करना चाहिए, मार्केट की क्या जरूरत है उस आधार पर। ठीक है। इसके अलावा इसमें छोटे व्यवसायी को भी बैंकिंग सुविधाओं से ज़्यादा जोड़ा जाए, ये चीज़ पे फोकस की जाएगी। यहाँ पे जल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो एक स्कीम दी गई है, ये सरकार की धनुष योजना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, प्री में पूछा जाता है। इसके अलावा फोड़ा रणनीति क्या है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये टर्मोलॉजी दी गई है, हालांकि सब बता दिया है हमने, लेकिन टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके प्री में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, बाकी इसमें और ज़्यादा बनेगा नहीं क्वेश्चन। एनपीए समग्र बैंकिंग प्रणाली संबंध मौजूद चुनौतियाँ क्या है, पब्लिक सेक्टर के बैंक उनकी समस्या क्या है, कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनकी समस्या क्या है और क्या क्या चुनौतियों को देख रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखो एक तो एनपीए पब्लिक सेक्टर के बैंक है। एनपीए देखो भारत में बैंकिंग आधार पर कहे जाने वाले जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है अभी भी उनका एनपीए ज़्यादा बना हुआ है। ये बात तो सही है कि टोटल कॉमर्शियल बैंक, ध्यान रखना, टोटल कॉमर्शियल बैंक है उनका एनपीए घटा है, लेकिन उसमें प्राइवेट भी रहे। वहीं दूसरे सरकारी बैंक है उनका एनपीए बढ़ा है। तो ये भी एक समस्या है। विलय की प्रासंगिकता, बहुत सारे हम सोच रहे हैं कि भाई अगर बैंकों को मर्ज कर देंगे तो एनपीए घट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जैसे इंडियन बैंक द्वारा इस्लामाबाद बैंक के अधिग्रहण से एनपीए घटकर 4.6 हो गया। तो पीएसबी के विलय एनपीए को कम करने में मदद किया, ये बात तो सही है, लेकिन ज़्यादा प्रासंगिक है या नहीं है, भविष्य में उस बैंक पर प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। पीएसबी अभी तक कंपटीशन में नहीं है। निवल ब्याज लाभांश में लाभ अभी भी निजी बैंकों की तुलना में उनका कम है, पब्लिक सेक्टर के बैंक उनका लाभ कम है। एनएआरएलसी में देरी, यथार्थ उनकी जो उनकी असेट फंसी हुई है जिसका डिस्प्यूट आईबीसी के पास जाता है वो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए उनको नहीं मिल पा रहा। 50,000 करोड़ की असेट उनकी अभी तक फंसी हुई है। आईबीसी बनाया गया था, उसका उद्देश्य था कि भाई वो मामलों का समाधान करें, लेकिन उस अनुपात में मामलों का समाधान नहीं कर रही। दबाव, बैंकों पे दबाव भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कोविड-19 के दौरान सर बैंकों पे काफ़ी दबाव बना कि भाई वो सस्ता लोन दें। इसके अलावा बैंकों को विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जितनी भी भारत की विद्युत वितरण कंपनियां हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है और स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा घाटे में। इसकी वजह से सरकार इनको मजबूरी में सस्ता लोन दिला देती है और सस्ता लोन से बैंकों की स्थिति खराब हो जाती है। ऋण माफी, सरकार क्या कर देती है, चुनावों में ऋण माफी घोषणा कर देती है, उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, बैंकों को। आगे है कि देखो बैंकों की स्थिति में सुधारना है तो बैंकों को मजबूत तो करना ही होगा, इसलिए बैंकों को, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनकी ऑपरेशनल चीज़ों को ध्यान दिया जाए, उसमें सरकारी हस्तक्षेप उसको कम किया जाए। दूसरा, जो आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी की प्रक्रिया है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि जल्दी जल्दी मामलों का निपटान कर सके। तो ये बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, इस तरीके से एनपीए का हमने बेसिकली आपको पहले ही बता दिया है। तो एनपीए एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आपने 3-4 टॉपिक आपको पढ़ा, एक गिग इकोनॉमी वाला होगा, उसमें से अभी हम क्या है आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। आपको उसमें से जो इन्फॉर्मेशन प्री के लिए जरूरी है उसको नोट डाउन करो, थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको नोट डाउन करो, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इकोनॉमी वाली थी ये, और हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी कवर करें। अब ये इंडिया पेमेंट सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा कुछ काम की चीज़ें, बाकी ज़्यादा नहीं होंगी, बाकी चीज़ें हम स्किप करेंगे इसमें। ठीक है ना, और जो चीज़ें बताई जाए उस पर। और एक चीज़ ध्यान रखना, पीटी 365 इससे कोई अलग नहीं होगी, इसी से ही मिलके पीटी 365 बनेगी। यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो पीटी 365 आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, एक एक पॉइंट को पढ़ो। लिखना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। इसमें जो कुछ पॉइंट आपको लिखने, अदरवाइज पढ़ते जाओ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाए। और हम जो बोलते हैं उनको सुनो ज़्यादा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों का, सवालों का जवाब, जो चीज़ सुनी सुनाई चीज़ है उनसे ज़्यादा कर पाएंगे। तो इतना ही करते हैं, कल इसको हम कोशिश करेंगे इकोनॉमी वाले पार्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम
सीरीज चला रहे हैं, इसमें एनसीईआरटीज है, घटना चक्र है, इनको अच्छे से कवर करो, आंसर राइटिंग भी करो ताकि बेहतर तरीके से आप ये कर सकें। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।